चलो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ रहे हैं। कल हमने एक बेसिक मैकेनिज्म देखा था कि हाउ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के जो ग्रुप है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो मेडिसिन है, उसमें काफी वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन उसमें आती है। और ऐसी मेडिसिन जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में है, अभी कोविड में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं हम लोग। The main medicine in which we are using for the COVID, for the respiratory infection, for the pneumonia is the azithromycin and doxycycline. Azithromycin और doxycycline दोनों मेडिसिन ये हमारे कोविड में या निमोनिया में हम यूज कर रहे हैं। वैसे तो इसका इतना एज सच वायरल निमोनिया में यूज नहीं है, बट वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं, तो दे आर थिंकिंग दैट कि इट मे इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ ऑफ दैट वायरस, या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है हमारा मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स, मतलब जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड रॉक्सिथ्रोमाइसिन आएंगे। These are antibiotic having a microcyclic lactone ring with attached sugar। जैसे कि हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक देखे थे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स थे, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हमने बीटा लैक्टम देखा था। बीटा लैक्टम में हमने कैटेगरीज दिखी थी, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, बेसिट्रिन, ये सारे सारे उसमें एग्जाम्पल थे। वैसे ही हमें जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है उसमें हमें पढ़ना है रॉक्सिथ्रो, क्लैरिथ्रो, एजिथ्रो, मैक्रोलिड्स में। उसमें एक रिंग रहती है जो है मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग। वो क्या रहता है हम लोग आगे डायग्राम में देखेंगे। इंट्रोडक्शन। Macrolides are a group of closely related compounds characterized by a macrocyclic lactone ring। उसमें क्या थी? बीटा लैक्टम थी, बीटा लैक्टम रिंग थी। इसमें क्या है? मैक्रोसाइक्लिक। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैक्रोलिड्स में कौन सी रिंग रहती है। दैट इज अ मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग। ठीक है, सिर्फ इतना वर्ड याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखा तो भी चलेगा। मैक्रोलिड्स में मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग। तो ये मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग कैसी रहती है मैक्रोलिड्स की? लाइक दिस। ये मैक्रोलिड्स लिखा हुआ है, मैक्रोलिड्स रिंग इस टाइप का ये रहता है। और इसमें जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गया, तो इसमें चेंजेस ज्यादा नहीं रहते। ये रिंग जो है मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग, ये सब में कॉमन ही रहेगी। अब जिसमें यहाँ पे R1 लिखा है ना, यहाँ पे अगर CH3 हो गया तो ये इरिथ्रोमाइसिन हो गया। अगर ये R1 और R2 पे दोनों पे CH3 हो गया, R1 और R2 दोनों पे CH3 हो गया, तो वो क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गया। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक हमें पता रहना चाहिए कि ये कैसे चेंज होते हैं। ये लैक्टोन रिंग ये कॉमन है। ये R1 जहाँ पे लिखा है, R2 लिखा है, यहाँ पे CH3 ग्रुप या H अगर लगेगा तो वो चेंज होते जाएंगे। ओके, इट वाज ऑब्टेन्ड इन 1952 फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस। कहाँ से बनाया था? ये कहाँ से मिला है हमें? इरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस से सबसे पहले 1952 में बनाया। इरिथ्रोमाइसिन इज द प्रोटोटाइप जो सबसे पहले बना हुआ है। क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन आर सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। जो मेन है वो इरिथ्रोमाइसिन है, फिर सेमी सिंथेटिक मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए। ये आर रिंग पे जहाँ पे आर है वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस किए, तो उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन बनाया। ओके, और हमने कल पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमने वीडियो में देखा था। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा तो एक बार प्लीज देख लीजिए। उसमें हमने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़े हैं कि किस तरीके से बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, किस तरीके से 30S राइबोसोम, ये 30S राइबोसोम और ये 50S राइबोसोम mRNA और tRNA के कॉम्बिनेशन में प्रोटीन बनाते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी जगह पे आपको अगर लिखने को आया लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो हमने जो फर्स्ट आज पढ़ रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में इतने सारे ड्रग्स हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा कैटेगरी है मैक्रोलिड्स। तो मैक्रोलिड कैसे काम करता है मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। बुक में काफी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, हमको उतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वन लाइनर में आंसर बनाना है, वन लाइनर में आंसर बताना भी है एग्जाम में, वाइवा में, और उसको इलोंगेट करके लिखना भी है। तो सबसे पहले माइक्रोलिड्स कहाँ पे काम करेगा? प्रिवेंट द कंटिन्यूशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रिवेंट द कंटिन्यूशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी ये क्या होता है कंटिन्यूशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मैं आपको बताता हूँ।
मतलब कंटिन्यूएशन मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस की चेन है, बनने की जो प्रोसेस है, उसको सडनली रोक देगा। ठीक है, अभी कैसा रोकता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। माइक्रोलेट स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ये बीच में आ गया, चलो ठीक है जानते हैं। जैसे कि मोस्टली माइक्रोलीड्स जो है ग्राम पॉजिटिव एरोब्स के लिए काम करते हैं। फर्स्ट इज एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन इन डिस्प्ले द बेस्ट एक्टिविटी। देखो क्लैरिथ्रो की सबसे अच्छी ग्राम पॉजिटिव के लिए, फिर एरिथ्रो की है, फिर एजिथ्रो की है। अगर आपको स्पेसिफिकली पता है कि आपके गले में या फिर आपके थ्रोट में या आपके बॉडी में कहीं कहीं ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस का, तो क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन इज गुड। बट इन दोनों में प्रॉब्लम ये है, क्लैरिथ्रो और एरिथ्रो में, इसका एब्जॉर्प्शन और अवेलेबिलिटी और डोजेस में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये इतने एसिड स्टेबल नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन इसका थोड़ा सा कम है, but it is more stable. That's why azithromycin is more frequently used than clarithrol and erythro. और कहाँ काम करेंगे हमारे मैक्रोलिड्स? मेथिसिलिन ससेप्टिबल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae, ग्रुप ऑफ विरिडिन स्ट्रेप्टोकोकाई, बैसिलस एंड कॉर्निबैक्टीरियम, इन सब में हमारे मैक्रोलिड्स काम करेंगे। क्लासिफिकेशन जो है मैक्रोलिड्स का, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रो, रॉक्सीथ्रो, स्पाइरो एंड कीटोलिड्स, उसमें एक आता है जिसमें कीटोन रिंग रहेगा, दैट इज थैलियोमाइसिन। वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं ये बता रहा था कि किस तरीके से कौन से कैटेगरी है, कौन किसके ऊपर ज्यादा एक्ट करे। देखो एरिथ्रो, एजिथ्रो एंड क्लैरिथ्रो। तो ये एजिथ्रोमाइसिन जो है, जो हम लोग मोर फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, इसमें 3+++ है। बट जहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस आ गया, स्टेप्टोस्टेफाइलो हमें पता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, तो इट एक्ट स्टेप्टोस्टेफाइलो में एरिथ्रो एंड क्लैरिथ्रो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। मतलब ग्राम पॉजिटिव पे एरिथ्रो क्लैरिथ्रो अच्छा काम करते हैं। बट एजिथ्रो इज नॉट बैड, इट इज ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव अगर हम इसका बायो अवेलेबिलिटी देखते हैं। और ये स्टमक, एक्चुअली स्टमक में जो एसिड होता है वो एजिथ्रोमाइसिन या फिर मैक्रोलिड्स को जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है, बट एजिथ्रोमाइसिन को वो उतना डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। एजिथ्रोमाइसिन इज मोर स्टेबल देन एरिथ्रो एंड क्लैरिथ्रो। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वन लाइन में मैं आपको बताता हूँ। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय रिवर्सिबली बाइंडिंग टू द 50S राइबोसोम सब यूनिट। आपको इतना सा ही बताना है। क्या करता है ये एजिथ्रोमाइसिन? क्या करेगा ये? आपके जो 50S राइबोसोम्स है उसको रिवर्सिबली बाइंड करेगा। सप्रेशन ऑफ आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस बाय इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ mRNA। देखो ये वर्ड में सब लिखा हुआ है। सप्रेशन ऑफ आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस, कल हमने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा, उसमें हमने दो चीजें सीखी, आरएनए और टीआरएनए। ठीक है, mRNA एंड टीआरएनए। mRNA एंड टीआरएनए दोनों राइबोसोम्स के आते हैं, राइबोसोम्स के पास आते हैं एंड वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये हमारा जो मैक्रोलिड्स है, एजिथ्रोमाइसिन हम लोग लेते हैं, तो ये आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगा। बस इतना बताना है। क्या करेगा? आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगा बाय बाइंडिंग ऑन अ 50S राइबोसोम, मतलब ऊपर वाला है। और कौन सी प्रोसेस को? इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ mRNA। हमने 3 प्रोसेस देखी थी, इनिशिएशन, पेप्टिडाइजेशन, ट्रांसलोकेशन एंड एक एंड वाला। तो ट्रांसलोकेशन मतलब, लोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है? वर्ड में ही सब कुछ है। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन मतलब जो प्रोटीन की चेन बनने वाली है उसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने देगा। अब इसको एकदम इजी तरीके से मैं आपको ये डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके दिमाग में इम्प्रिंट रहेगा तो आप कोई भी लाइन, कोई भी क्वेश्चन एजिथ्रोमाइसिन या फिर मैक्रोलिड्स के बारे में पूछेंगे तो यू कैन राइट। देखो हमने कल पढ़ा था राइबोसोम्स के 2 टाइप होते हैं, 50S एंड 30S। इन दोनों को मिला के होता है 70S कॉम्प्लेक्स। उसको टोटल 80 आती है बट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज 70S कॉम्प्लेक्स। देखो AUG इज अ इनिशिएशन कोडॉन। कभी भी कोई भी कोडॉन का स्टार्ट करना है तो वो उसकी स्टार्टिंग AUG से ही होनी है। तो हमने देखा था कि सबसे पहला एंटी कोडॉन आया। एंटी कोडॉन कहाँ पे आता है? ए साइड पे, एक्सेप्टेंस साइड पे आता है। ए मींस एक्सेप्टेंस, पी मींस पेप्टिडाइजेशन साइड एंड ई मतलब एग्जिट साइड। ए पे आता है कोई भी कोडॉन, फिर वो पेप्टिडाइजेशन उसका होता है और उसके बाद क्या होगा? दूसरा आएगा और ये ऊपर में एफ में जो लिखा हुआ है दिस इज द अमाइनो एसिड। फिर दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, उनकी चेन बनते जाएगी। बट अभी कैसा प्रोसेस है? हमें चेन नहीं बनने देना है।
तो ये पेशेंट की पहली साइकिल तो होगी, जो पेशेंट के सपोज ये वायरस के अंदर शुरू रहता है, सब वायरस के राइबोसोम्स के अंदर शुरू है। तो अभी क्या होगा, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट अमाइनो एसिड आ गया, सपोज वायरस ने फर्स्ट अमाइनो एसिड बना दिया, फिर हमने एजिथ्रोमाइसिन की गोली खाई, तो हमारी ये मैक्रोलेट्स लिखा है ब्राउन कलर में, ये अमाइनो ये क्या करेगा, ये राइबोसोम्स के वायरस के या बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाएगा। और देखो ये सेकेंड डायग्राम पे देखो, सेकेंड डायग्राम यहाँ पे, ये माइक्रोलेट्स ये अमाइनो एसिड के पास यहाँ पे चिपक जाएगा। ओके, ये यहाँ पे चिपक गया। तो अभी इसको जो सेकेंड अमाइनो एसिड आके इसको चिपकना है, तो ये इसको अटैच नहीं हो पाएगा। फिर नीचे आइए, फिर देखो ये सेकेंड आया एर्जिनिन वाला अमाइनो एसिड, ARG लिखा है। ये सेकेंड, ये जो लेके आ रहा है, दिस इज tRNA, ऊपर से जो दिख रहा है ना, ये जो आ रहा है दिस इज tRNA, tRNA के ऊपर रहता है अमाइनो एसिड। ये tRNA, ये नीचे में जो पट्टी है कोडॉन्स की, दिस इज द mRNA। तो mRNA के पास ये A साइड पे mRNA पे इसको चिपकना है, यहाँ पे इसको अटैच होना है, ये tRNA को mRNA के साथ अटैच होना है और ये दोनों अमाइनो एसिड को ज्वाइन करना है। बट हमारा एजिथ्रोमाइसिन इन दोनों को ज्वाइंट नहीं होने देगा। जब तक ये ज्वाइंट नहीं होगा तब तक ये चेन आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये ज्वाइन होने के बाद ये पहले वाला ने एग्जिट साइड से बाहर निकलना था और अमाइनो एसिड की चेन आगे बढ़ती जानी थी, मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह पे लोकेट करना था। अब देखो इसमें लास्ट वाले पे क्या हो गया, माइक्रोलीड्स आ गया यहाँ पे, और ये दोनों अमाइनो एसिड को यहाँ पे ज्वाइन नहीं, नो पेप्टाइड बॉन्ड, देखो यहाँ पे थोड़ा सा फेंट है, नो पेप्टाइड बॉन्ड। अगर माइक्रोलीड्स या एजिथ्रोमाइसिन दिया नहीं होता तो इन दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता था और इनकी प्रोटीन चेन बन जाती। तो हियर अवर एजिथ्रोमाइसिन वर्क, ये आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैक्रोलीड बाइंड रिवर्सिबली टू द 50s सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल लाइबोसोम। देखो यार माइक्रोलीड ने 50s जो ऊपर वाला 50s सब यूनिट को ज्वाइन कर लिया। देयर इज एविडेंस दैट some prevent the transfer of the peptidyl tRNA from A site to the P site, prevent A site to P site, A site to P site को नहीं जाने दीजिए। tRNA जो आया हुआ tRNA उसको A साइड से P साइड में नहीं जाने देंगे। बस इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में कि कैसा काम करता है। प्रिवेंट tRNA movement of tRNA from A side to the P side, thus preventing the elongation of peptide chain। तो कोई कॉल है, हेलो, मैं एक ना लेक्चर में थोड़ी देर बाद बात करूं, कुछ अर्जेंट नहीं ना? नहीं, बस मुझे इतना बता देना पता करके कि RT-PCR का सैंपल कलेक्ट करने की आते हैं। हाँ आते हैं, मैं एक 15 मिनट्स में नंबर भेजता हूँ। ओके तो ये इसको मूवमेंट को रोकता है, लोकेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है। ओके आई होप आई एम क्लियर। किसी को नहीं समझा होगा तो मुझे एक बार पूछ सकते हो आफ्टर द क्लास। स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, माइक्रोलीड्स आर सिमिलर टू द पेनिसिलिन। ये माइक्रोलीड्स जो है, जो एजिथ्रोमाइसिन है, तो सिमिलर टू द पेनिसिलिन, मतलब एमॉक्सिसिलिन के जैसे ही है रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन, मतलब ऐसे जो पेनिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन से नहीं कील होते उनके ऊपर बहुत बार माइक्रोलीड्स अच्छी तरीके से काम करते हैं। कहाँ काम करेगा? ग्राम पॉजिटिव कोकाई में कौन से आएंगे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्टेफाइलोकोकस, मोस्ट और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्पीसीज, एंड दीज आर नाउ मैक्रोलीड रेजिस्टेंस। अभी के टाइम पे जैसे कि स्टेफाइलोकोकाई थे, जो हम लोग पहले बोलते ना अमॉक्सिसिलिन या पेनिसिलिन को रेजिस्टेंट आ गया, अभी बहुत फ्रीक्वेंट यूज ऑफ माइक्रोलीड्स, एजिथ्रोमाइसिन को भी बहुत सारे बैक्टीरिया रेजिस्ट करते हैं, मतलब उससे नहीं मरते। These are the cocci: Strepto, Pneumo, Streptococcus pyogenes and Staphylococcus. Mostly URT या upper respiratory tract infection में ये काम में आता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये बैसिलाई है, बैसिलाई मतलब रॉड शेप, कोकाई मतलब राउंड शेप। बैसिलाई में क्या आएगा? बैसिलस एंथ्रासिस, लिस्टेरिया एंड क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। लोग दिस इज द क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, जिससे टिटानस होता है। अगर किसी को अगर इंजरी है, किसी से कट गया है, या फिर बाय मट्टी के कारण रोड साइड एक्सीडेंट है, तो उनमें यू कैन थिंक ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, अगर टिटानी को रोकना है।
ग्राम निगेटिव कोका है, देखो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों पे मैक्रोलेट्स काम करेंगे। ग्राम निगेटिव में कवर होता है नाइजेरिया गोनोकोका है, जिससे गोनोरिया होता है, मोरॉक्जिला कैथारिस, लॉन्गिलेना निमोनी, बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस जिससे खांसी होती है, डांगे खोखला जिसको बोलते हैं, बॉर्टिटेला हेंसाली, हिमोफिलस, एच इन्फ्लुएंजा जिससे इन्फ्लुएंजा होता है, एच इन्फ्लुएंजा डुकैरी, कॉम्फीबैक्टीरिया जिजोनी, हेलिकोबैक्टर पायरोली जिससे स्टमक अल्सर्स होते हैं या फिर पाइलोरिक अल्सर्स होते हैं। तो इन सब पे हमारा मैक्रोलिड्स अच्छी तरीके से काम करते हैं। एसिडिफाई बेसिलाई में भी यूज करते हैं, टीबी बेसिलाई, माइकोबैक्टीरियम कानासी, माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, ये MAC कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो लेप्रेसी होती है जिससे, ट्रिपोलिमा पैलियडम ये जिससे सिफिलिस होता है, उसके ऊपर भी हम लोग एजिथ्रोमाइसिन या फिर मैक्रोलिड्स दे सकते हैं। मिसलेनियस माइकोबैक्टीरियम निमोनी एंड अलग क्लामाइडिया निमोनी क्लामाइडिया जिससे क्लामाइडियल इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में क्लामाइडिया आता है। ये आपको तो लर्न करना पड़ेगा। क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन शो क्रॉस रेजिस्टेंस विथ एरिथ्रोमाइसिन बट टेलिथ्रोमाइसिन कैन बी इफेक्टिव। क्रॉस रेजिस्टेंस मतलब जो चीजें एरिथ्रोमाइसिन से नहीं मर रही, सपोज अगर किसी को सपोज स्टेफाइलोकोकस इज रेजिस्टेंट टू एरिथ्रोमाइसिन, तो स्टेफाइलोकोकस एरिथ्रोमाइसिन को रेजिस्टेंट है तो एजिथ्रो और क्लेरिथ्रो को भी रेजिस्टेंट है, मतलब वो स्टेफाइलोकोकस नहीं किल हो पाएगा। अगर वो एरिथ्रोमाइसिन से नहीं किल हो रहा है तो यू डोंट शिफ्ट इट टू एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन, आइदर यू गो फॉर द ब्लड कल्चर या फिर आप दूसरे ड्रग में शिफ्ट हो जाएगी। अगेंस्ट माइक्रोलेट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, lack of cell wall permeability to the macrolides is the reason why bacteria are resistant to the antibacterial effect of this agent। देखो ये मैक्रो है, मैक्रो मतलब बड़ा, बड़ा साइज इसका लार्ज है, तो लैक ऑफ सेल वॉल परमिएबिलिटी, तो ये सेल के अंदर इतना इजीली नहीं जा पाते बिकॉज दिस इज अ मैक्रो मतलब बड़ा, इज द रीजन व्हाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू द एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ दिस एजेंट। ओके, दैट्स व्हाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस मेथिलेशन। देखो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस मतलब बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस क्यों आता है, क्यों एजिथ्रोमाइसिन काम नहीं करेगा। एक फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, मिथिलेशन ऑफ द जेनाइन रेसिड्यू ऑफ द राइबोसोमल आरएनए लीड्स टू लोअर एफिनिटी टुवर्ड मैक्रोलिड, मतलब वो जो राइबोसोम्स है जहां पे मैक्रोलिड्स को अटैच होना है उसकी एफिनिटी कम हो जाएगी, मतलब मैक्रोलिड्स जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है 50S उसमें अटैच नहीं हो पाएगा। एक्टिव इफ्लक्स सिस्टम, मतलब इफ्लक्स मतलब बाहर निकलना, जो सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर जो मैक्रोलिड्स जमा होना है वो बाहर निकाल देगी सिस्टम। वायरस में ऐसी सिस्टम होती है, बैक्टीरिया में ऐसी सिस्टम होती है कि जो चीज उनको नहीं चाहिए वो उसको बाहर निकालती है। तो एक्टिव इफ्लक्स सिस्टम के कारण एजिथ्रोमाइसिन सारा वायरस या बैक्टीरिया के सेल के बाहर निकल जाएगा। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड एसोसिएटेड इरिथ्रोमाइसिन एस्टरेज, एक प्रकार का एंजाइम है इरिथ्रोमाइसिन एस्टरेज जो इरिथ्रोमाइसिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन को डिस्ट्रॉय करेगा। एक सेकेंड ना नीलेश, कुछ अर्जेंट लेक्चर में था, बाद में बात करता हूं। फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन, एरिथ्रोमाइसिन वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, फूड में डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन। देखो एरिथ्रोमाइसिन में आपको खाना खाने के तुरंत बाद नहीं देना है, इधर यू गिव इट आफ्टर 2 आवर्स, खाना खाने के 2 घंटे बाद दो या खाना खाने के आधे 1 घंटे पहले दो। बेस डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड, जो बेस उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल आते हैं, एरिथ्रोमाइसिन अलग अलग मॉलिक्यूल्स में आते हैं, उसमें नीचे में डिटेल लिया है। बेस अगर में जो आएगा वो डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड, बट एंटरिक कोटेड ईस्टर्स एंड ईस्टर सॉल्ट्स देंगे तो वो मोर एसिड स्टेबल है, मतलब अगर वो आप स्टमक में एसिडिक कंटेंट है और आपने जैसे कि स्टमक का पीएच ज्यादा होता है तो इट शुड बी गेट एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होनी है तो उसको स्टमक को पास करना पड़ेगा। बट स्टमक में एसिड एनवायरमेंट ज्यादा है, स्टमक का एसिड एनवायरमेंट ज्यादा होने के कारण एरिथ्रोमाइसिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक तो आप उसे एंटरिक कोटेड दो, मतलब कोटिंग दो कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होगी, या फिर ईस्टर्स के सॉल्ट दो जो मोर एसिड से, मतलब प्लेन अगर आपने बेस लिया सीधा एरिथ्रोमाइसिन का तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्टमक एसिड में।
क्लेरिथ्रोमाइसिन ये एसिड स्टेबल है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, वेल एब्जॉर्ब रिगार्डलेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फूड। आप ये खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। एजिथ्रोमाइसिन भी एसिड स्टेबल है, फूड डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैप्सूल। ठीक है, तो खाना खाने के आप उसके 2 घंटे बाद दीजिए एजिथ्रोमाइसिन देना है तो। एक्सटेंसिव टिश्यू एंड सेल्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन, क्लेरिथ्रो एंड एजिथ्रो विद एक्सटेंसिव पेनिट्रेशन, नो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस एंड CNF मतलब ये सपोज आपके पेशेंट को मेनिंजाइटिस है और आप एजिथ्रोमाइसिन से ठीक करना चाहते हो तो वो नहीं होगा। एरिथ्रोमाइसिन accumulate in the prostatic fluid and also in the macrophages. Azithromycin accumulate in the neutrophil macrophages, fibroblast, has a large number of distribution and longest half life. कितना है half life? 40 hours है azithromycin का, इसलिए once a day dose is more than enough. एलिमिनेशन, इसमें MCQ बहुत बार पूछते हैं। एलिमिनेशन में मैक्रोलिड्स में क्लेरिथ्रोमाइसिन इज द ओनली मैक्रोलिड पार्शली एलिमिनेटेड बाय द किडनी। ये MCQ बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन सा माइक्रोलिड है जो पार्शली एलिमिनेट होता है, दैट इज द क्लेरिथ्रोमाइसिन। मतलब आप चाहे कोई भी मैक्रोलिड्स हो, एरिथ्रोमाइसिन हो, एजिथ्रोमाइसिन हो, वो किडनी से नहीं निकलेगा। ऑल आर मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर। हेपाटिकली एलिमिनेटेड आर ऑल, सारे के सारे जो निकलेंगे मेटाबोलाइज होंगे वो लीवर में होंगे। ओनली एक्सेप्शन इज क्लेरिथ्रोमाइसिन। मतलब आपके पेशेंट का रीनल इम्पेयरमेंट है, अगर पेशेंट की किडनी डैमेज है तो भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि और लीवर अच्छा है तो आप दे सकते हो। बट अगर लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा डोजेस। None of the macrolides are removed during hemodialysis. Erythromycin and azithromycin are primarily concentrated at excreted through the bile as a active drugs. काहीच नाही स्किन बघ, तुला कोणतं म्हणजे वाटत असेल ते टाकून दे. ऑसिमम वगैरे काहीतरी टाकलं. Does not penetrate into CNS. Does not penetrate into CNS, हमें पता है, ये MCQ में पूछा है कि एजिथ्रोमाइसिन या माइक्रोलिड्स CNS में जाते हैं क्या? नहीं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते। मेटाबोलाइट्स ऑफ एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन आर अपीयर इन अ बाइल। ये MCQ और वाइवा के लिए फेवरेट क्वेश्चन है कि वो बाइल में आते हैं क्योंकि वो लीवर में मेटाबोलाइज्ड होते हैं। कौन? एजिथ्रो एंड एरिथ्रो। क्लेरिथ्रोमाइसिन है वो यूरिन में आता है क्योंकि वो किडनी में मेटाबोलाइज होता है, नियर अबाउट 18%। तो ये डायग्राम आप हमेशा याद रखना। दिस इज द मेटाबॉलिज्म पार्ट में आपको ये लिखना है। एडवर्स इफेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। एनोरेक्सिया, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया ऑकेजनली ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। GIT intolerance, which is due to the direct stimulation of the gut motility, which is the most common reason for discontinuation of the erythromycin and substituting another. पेशेंट को GIT डिस्टर्बेंस होता है, गट मोटिलिटी, पेशेंट को लूज मोशन लग सकते हैं, इसीलिए आजकल एजिथ्रोमाइसिन लैक्टोबैसिलाई के साथ भी आ रहे हैं, तो ऑलवेज गिव इन कॉम्बिनेशन विद लैक्टोबैसिलाई। लिवर टॉक्सिसिटी, तीनों को लिक्विड चांगलं नाही। It's 2:30. Liver toxicity, erythromycin particularly stolate can produce acute cholestatic hepatitis। ये अभी याद रखना, आपका पेशेंट, अभी आपके पास URTI के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंड URTI हो या फिर कोविड हो, पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी फ्रिक्वेंटली देना शुरू है। तो एक बार लीवर एंजाइम्स चेक करो, एंड पेशेंट को अगर फीवर, जॉन्डिस या फिर इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन है तो उसको थोड़ा सा कॉशियसली दो। ठीक है, ये कोलेस्टैटिक हेपेटाइटिस करा सकता है। कोलेस्टैटिक मतलब गॉल ब्लैडर को मतलब फ्लो को रोक देगा, एंड इट कैन लीड टू द हेपेटाइटिस, और पेशेंट कैन लैंड अप इन अ जॉन्डिस। मोस्ट पेशेंट, एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो एजिथ्रोमाइसिन में हमने देखना है, अभी तक हम लोग सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को जानते थे कि वो QT इंटरवल बढ़ाता है, अरिदमिया प्रोड्यूस करता है, बट एजिथ्रोमाइसिन बट माइक्रोलिड्स भी है जिसके कारण पेशेंट का QT इंटरवल बढ़ सकता है। ठीक है, मोस्ट पेशेंट रिकवर फ्रॉम दिस, बट हेपेटाइटिस रिकर इफ द ड्रग
इज रीएडमिनिस्टर्ड। अगर पेशेंट को आपको लगता है जॉन्डिस डेवलप हो रहा है, लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, पेशेंट का एलएफटी करो, पेशेंट को स्टॉप कर दो, कोई अदर मेडिसिन देने की जरूरत नहीं। बट आपने फिर से अगर एजिथ्रो शुरू किया तो उसको फिर से जॉन्डिस होना शुरू हो जाएगा। माइक्रोलिड्स गेट डिपॉजिटेड इन अ पेरिलिम कॉजेस ऑटोटॉक्सिसिटी। मोस्टली अमीकासिन जेंटामाइसिन के साथ ये होता है, बट एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलिड्स कैन कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी। अदर एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड फीवर, इओसिनोफिलिया एंड रैश। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल इज इंपॉर्टेंट, इसलिए एजिथ्रोमाइसिन को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ देना थोड़ा सा अवॉइड करना। इधर पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का या फिर पहले एजिथ्रोमाइसिन का कोर्स पूरा कर लो, उसके बाद अगर आपको लगता है इसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना है, कोविड की बात कर रहा हूँ, इसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना है या सेफेस्टिजा आइवरमेक्टिन है ना, फेविफ्लू के साथ आप दे सकते हो। ड्रग इंटरेक्शन, एरिथ्रोमाइसिन मेटाबोलाइट्स कैन इनहिबिट साइटोक्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट है। erythromycin metabolites can inhibit cytochrome P450 enzyme and thus increase the serum concentration of numerous drugs including theophylline, oral anticoagulants, cyclosporine, methylprednisolone. Erythromycin increases the serum concentration of the oral digoxin by increasing the bioavailability. अभी इसका ये क्या लिखा है, इसका मीनिंग समझो। क्या होता है, एरिथ्रोमाइसिन क्या करेगा, जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है इसको इनिबिट करेगा। मतलब साइटोक्रोम P40, देखो इसमें बताता हूं मैं आपको, जो एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन है एंड टेलिथ्रोमाइसिन, ये तीनों क्या करेंगे, साइटोक्रोम P450 को इनिबिट करेंगे। साइटोक्रोम P450 का काम क्या है, ये ऊपर में जो ड्रग लिखे हुए सारे, अटोरवास्टैटिन, कार्बामेज़ापाइन, साइक्लोस्पोरिन, सिम्वास्टैटिन, थियोफाइलिन, वैल्पोरेट, वार्फरिन और बाकी और कुछ ड्रग है, कोई भी ड्रग हो, उनको ये जो एंजाइम है इसको मेटाबोलाइज करता है। मेटाबोलाइज मतलब साइटोक्रोम P450 हमने जनरल पैथोलॉजी में, जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा था। साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम है इनको मेटाबोलाइज करेगा, मतलब इनकी एक्टिविटी को कम करेगा, इनको या फिर डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, अगर साइटोक्रोम P450 रहा ही नहीं, इरिथ्रोमाइसिन ने क्या किया, इसको कम कर दिया, तो इसके इफेक्ट जो है अटोरवास्टैटिन के या फिर वार्फरिन के इफेक्ट बढ़ जाएंगे, सीरम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पेशेंट को अगर वार्फरिन शुरू है तो उसको ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा वार्फरिन का। इसलिए इरिथ्रोमाइसिन याद रखना, आपको मेटाबॉलिज्म में ये वर्ड, ये डायग्राम लिखनी ही है। इरिथ्रोमाइसिन P450 को कम करेगा। P450 कम होने के कारण ये सारे के सारे ड्रग मॉलिक्यूल इसमें से या फिर कोई पेशेंट एक ले रहा है तो उसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ओके, थेरेपेटिक यूजेस, द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन, स्टॉप यूरेथ्राइटिस कॉज्ड बाय द MRSA। MRSA आपको पता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। यूरोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया कॉज्ड बाय निमोनिया, कैम्फीबैक्टर जिजोनी, इस यहाँ पे हमारा इरिथ्रोमाइसिन काम करेगा। क्लैमाइडिया में अच्छा काम करता है, हमने पढ़ा है। गोनोरिया में अच्छा काम करता है। गोनोरिया में तो वंस 1000 mg का सिंगल डोज दे दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोफिलैक्सिस ऑफ द ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन, ऑल्सो नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस, टू ट्रीट एक्ने, pelvic inflammatory diseases due to susceptibility। हाँ हेलो, आ गया फिर से। हाँ इथे आवाज येत आहे। हाँ हाँ, एक सेकेंड। देखो ठीक है, उसमें तो उतना था, बट 5 मिनट है हमारे पास। PID में अच्छा काम करेगा। एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन में हमने पढ़ा था अभी, वेंट्रिकुलर अरिथमिया, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन। वेंट्रिकुलर अरिथमिया, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, तो आप थोड़ा सा कॉशियस रखो। अगर कोविड में अगर आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ अगर देना है तो आपको
थोड़ा सा कॉशियसली देना पड़ेगा। सुडोमोनास कोलाइटिस, नोशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, डायरिया, हेपेटाइटिस, इसीलिए पेशेंट को लैक्टोबैसिलाई के साथ में दो, प्रीप्रोबायोटिक के साथ में दो अगर ऐसा कुछ होता है तो। रैश, फिवराइटिस, फ्लेबाइटिस हो सकता है अगर आप आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो। थेरापेटिक यूजेस जो हमने पढ़ लिया है, सारे के सारे बैक्टीरिया इसमें हैं, आप यू कैन रीड इट आउट। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन हमें पता है ग्राम पॉजिटिव फारेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस के लिए अच्छा काम करेगा। स्किन में कुछ इन्फेक्शन है उसके लिए भी ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है, एस्निमोनी, पायोजिन, ऑरियस, उसके लिए अच्छा काम करेगा। प्रिवेंट द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसेमिनेटेड मैक। एनीमिया इज कॉमन इन द पेशेंट विद डिसेमिनेटेड मैक डिसीज, जो एविएशन कॉम्प्लेक्स है जो ऊपर में हमने पढ़ा था, उसमें एनीमिया हो सकता है। इंसानों में काफ़ी रेयरली होता है बट हुआ तो जल्दी ठीक नहीं होता। टू इरेडिकेट एच पाइलोरी एसोसिएटेड विद द पेप्टिक अल्सर डिसीज, अगर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है तो उसे, और वो एच पाइलोरी के कारण अगर हुआ है तो यू कैन गो विद एजिथ्रोमाइसिन या फिर मैक्रोलिड्स। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, हेपाटिक फेल्यूर, pseudomembranous colitis, Steven Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis and drug rash. Therapeutic uses of azithromycin, it has extended spectrum compared to the erythromycin. It is a larger activity against chlamydia, mycoplasm, Neisseria gonorrhea, मतलब ये STDs में जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस है उसमें और माइकोप्लाज्म न्यूमोनिया में अच्छा काम करेगा। सी जिजोनी में जो फूड बॉर्न डिसीज है, अगर पेट में इन्फेक्शन हो गया सी जिजोनी के कारण, उसमें अच्छा काम करेगा। इन्फ्लुएंजा में अच्छा काम करेगा। इसमें मेनिंजाइटिस दिया हुआ है बट आई एम क्वेरियस कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। एपिग्लोसाइटिस, सेलुलाइटिस, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। मोरॉक्जिला कैटरालिस कैन कॉज इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी। अपने को इतना डिटेल में नहीं लिखना है, जो हमें कॉमन हम लोग पेशेंट देखते हैं, लारेंजाइटिस, पैरेंजाइटिस, गोनोकोका, स्ट्रेप्टोकोका, क्लैमाइडिया, ग्राम पॉजिटिव में अच्छा काम करेगा, बस इतना लिखना है। इट इज यूज्ड टू बैक्टीरियल एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सिंगल डोज ट्रीटमेंट, माइल्ड टू मॉडरेट साइनोटाइटिस। एसटीडी में सैंक्रोइड जो सिफिलिस जिससे होता है, सिफिलिस में अच्छा काम करेगा। टू ट्रीट नॉन गोनोकोकल इन्फेक्शन, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, prevention or treatment of the MAC infection in a patient with advanced HIV. Adverse drug reaction, pseudomembranous colitis, जिसके कारण एजिथ्रोमाइसिन के बाद पेशेंट को बहुत बार पेट दर्द देना शुरू होता है, that is because of pseudomembranous colitis, abdominal pain, nausea and vomiting with rash. ये एजिथ्रोमाइसिन के बारे में कुछ लिखा हुआ है मैंने, कुछ एजिथ्रोमाइसिन के बारे में भी लिखा हुआ है, मैं आपको ये भेज दूंगा, so you can read it out, इसमें कुछ नहीं है। एंड सेकेंडली एंड सेकेंडली ये आप थोड़ा सा त्रिपाठी में से भी पढ़ लो, त्रिपाठी में डोजेस अच्छे दिए हुए हैं, मैं शेयर कर दूंगा। रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, 1 लाइन पढ़ लेना, थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है डोजेस के बारे में। तो एक 3-4 पेज से ऊपर का मैकेनिज्म सिर्फ जो मैंने भेजे हैं स्लाइड उसमें से पढ़ना, एंड सिर्फ जो इसके बारे में है क्लैरिथ्रोमाइसिन के बारे में जो स्पेसिफिकली है, जो एजिथ्रोमाइसिन के बारे में स्पेसिफिकली है, तो त्रिपाठी में सिर्फ 2 पेजेस है, मैं आपको अभी इसके साथ शेयर कर दूंगा, तो यू कैन जस्ट रीड इट आउट। ओके, तो 1 मिनट है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। कल हम लोग टेट्रासाइक्लिन पढ़ेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो मैक्रोलीड्स है वो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव में अच्छा काम करते हैं, टिश्यू इन्फेक्शन में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, निमोनिया में, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में एजिथ्रोमाइसिन का अच्छा काम है।